and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. ये सभी में क्रिस्टल्स बांटे जाएंगे। डांसो जीनू के पास आता है, उसे कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मॉन्स्टर्स ऊपर से आने वाले हैं? जीनू से कहता है मुझे बस ऐसा लगा इसलिए मैंने कह दिया। डांसो उसे कहता है तुम्हारी सेंसेस तो बहुत ही तेज है। वो जीनू का शुक्रिया अदा करती है और कहती है तुम तो वाकई में बहुत ही अच्छी हो, लेकिन इतना भी ज्यादा अच्छा होना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। छोटी डिटेल पर ध्यान देना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। उसी वक्त बहुत सारे साथियों से कहता है वो जहाँ पर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ग्राउंड पर चिमनी के टुकड़े पड़े होते हैं। दोस्त से कहता है बहुत से टुकड़े हमारी वजह से नहीं हुए क्योंकि हम लोग ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पे तलवारों का। डांसो को ये देखकर बहुत सारा हैरान हो जाता है, कहता है आखिर ऐसा कैसे किया होगा? क्या ये मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे थे? यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस रेंजर में मॉन्स्टर से भी ज्यादा कोई ताकतवर मॉन्स्टर्स है। यहाँ पे इस रेंजर के बोस ने ये सब कुछ किया होगा। असल में जूलियो की ये हालत जीनू ने की है क्योंकि वो उनको किस मारा था जिसकी वजह से वो टुकड़े टुकड़े हो जाती थी। जीनू से पूछता है तुम्हारी ये शील्ड और तुम्हारी तलवार ये बहुत ज्यादा महंगी लगती है। जीनू से कहता है असल में ये मेरी पहली रेड है, इसलिए मेरे फादर ने बहुत ज्यादा खर्चा किया है और मेरी सेफ्टी पर पूरा ध्यान दिया है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जीनू से कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। जीनू डांसो की तरफ देख रहा होता है और उसे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही होती है। फिर वो सारे लोग बॉस को मारने के लिए बॉस के रूम की तरफ आगे चल पड़ते हैं। जीनू कहता है इस रेंजर का लेआउट बिल्कुल एक मेज की तरह का है, इसलिए हमें ज्यादा फाइट का सामना करना नहीं पड़ा, लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं मिल रहा। वैसे मुझे सबसे क्या लेना देना है? मेरा काम सिर्फ बैगेज को उठाना है। मुझे मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की जरूरत नहीं। बिना किसी फाइट के मुझे अच्छी खासी रकम मिल रही है तो मुझे फाइट करने की क्या जरूरत है? लेकिन साथ ही जीनू कहता है मेरा सिस्टम मुझे बार बार एक बात कह रहा है कि छिपकली से सावधान रहना। पता नहीं यहाँ पर छिपकली कौन सी है, या तो वो बॉस मॉन्स्टर छिपकली है या फिर कुछ और। फिर वो लोग चलते हुए बॉस के रूम के बहुत करीब पहुंच जाती है। वहाँ पर बहुत सारी चोटी की लाशें पड़ी होती है। डांसो से कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी चोटियां भरी पड़ी है, मुझे लगता है कि ये सब कुछ बॉस ने किया होगा। यहाँ पर कोई ना कोई बॉस तो जरूर होगा, इसलिए तो रंजीत का घेरा बंद नहीं हुआ। डांसो दूसरे हैंडल से कहता है यहाँ पर रोशनी करना। वो भी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर रोशनी करता है। जैसे रोशनी होती है वो सामने की तरफ देखते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी जाली लगी होती है जिनमें चोटियां लिपटी होती है। इस रंजीत का बॉस मॉन्स्टर एक बकरी होती है, उस बकरी को पूरी टनल के अंदर जाली बिछा रखी होती है। डांसो से कहता है हमें लगता है कि बॉस के रूम के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, इस फाइट के लिए रेडी हो जाओ। फिर वो साथ ही टनल में चले जाती है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही डांसो से कहता है हमारे यहाँ तो जैकपॉट लगा है। बॉस के रूम में बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं। वो हंटर्स माना क्रिस्टल को देखकर कहते हैं हालांकि माना क्रिस्टल की कीमत मैजिक क्रिस्टल से कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे माना क्रिस्टल्स है, इनको बेचने में काफी ज्यादा अच्छी रकम मिलेगी। डांसो से कहता है मुझे लगता है कि 10 करोड़ तो बेच जाएंगे। बॉस का दूसरा दोस्त से कहता है अगर तुम इतने ज्यादा पैसे एक ही दिन में कमा लोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाएगा। डांसो के छोटे भाई का नाम डांसू है जो कि इससे हाई रैंक का हंटर है और वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए अमेरिका चला गया जहाँ पर जाकर वो डेजर्ट को क्लियर करता है। डांसो को सारे माना क्रिस्टल्स को देखकर कहता है मेरा भाई ने मुझे कभी अपना भाई नहीं माना क्योंकि उसका रैंक मुझसे हायर है, लेकिन मैं सारे माना क्रिस्टल्स से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करूंगा जिससे मैं अपनी मैन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लूंगा और मेरी स्क्वाड बड़ी हो जाएगी। फिर उसे पता चलेगा कि मैं भी किसी काम की चीज हूँ। जीनू से कहता है मुझे सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर देना, मुझे चेक करना है। जीनू से अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर देता है। उसे पढ़ने के बाद जीनू डांसो से कहता है सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जीनू बॉस से कहता है आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया कि अगर क्रिस्टल्स के अलावा कुछ मिलता है तो हम लोग उसे इसको भी डिवाइड करेंगे, यानी कि सारे माना क्रिस्टल्स को जीनू के साथ डिवाइड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है? वो आपने ऐसा क्यों कहा कि सारे माना क्रिस्टल को सिर्फ 9 लोगों में तकसीम किया जाएगा, जीनू को क्यों नहीं किया जाएगा? डांसो हंसते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं, वो तो मेरी जुबान फिसल गई थी, हम लोग इसके साथ भी बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और काम करना है। वो सब लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर होता है जो कि रंजन का बॉस है। डांसो जीनू से कहता है हमें इस बॉस को मारने से पहले सारे माना क्रिस्टल को यहाँ से निकालना होगा क्योंकि अगर हमने एक बार बॉस को मार दिया तो रंजन का गेट बंद हो जाएगा और हम क्रिस्टल बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि इस वक्त ये स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है क्योंकि इसने बहुत सारी चुड़ियां खा ली है। हमारे पास काफी टाइम है इन क्रिस्टल को यहाँ से निकालने के लिए। डांसो अपने दोस्त से कहता है क्या तुम वो सारे इक्विपमेंट साथ लेकर आए हो जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? उसका दोस्त हंसते हुए कहता है नहीं मुझे याद नहीं रहा, वो बैग तो बाहर ही रह गया। माइनिंग का सारा सामान उसी बैग में था और वो बैग हमारी कार में पड़ा है रंजन के बाहर। डांसो से कहता है तुम तो बहुत बड़े गधे हो, मैंने तुमसे कहा था कि उस बैग को हमेशा अपने साथ रंजन में लेकर आया करो। फिर डांसो जीनू से कहता है मुझे माफ कर देना, मेरा दोस्त बहुत ज्यादा गधा है इसलिए वो बैग बाहर ही छोड़ दिया। क्या तुम दोनों यहाँ पर रहकर इस जगह को गार्ड करोगे? हम लोग वो बैग लेकर आते हैं। जीनू बॉस से कहता है क्या तुम लोग सीरियस हो? तुम लोग अपने बॉस के रूम में यहाँ पर छोड़कर जाना चाहते हो? डांसो से कहता है कोई बात नहीं, डरने वाली क्या बात है, बस स्पाइडर मॉन्स्टर सो रहा है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चुड़ियों को खा लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी उठेगा। हम लोग जल्दी से अपना सामान लेकर वापस आ जाएंगे। तुम्हें मेरे पर भरोसा रखना होगा। तुमने कहा था कि तुम्हारी फर्स्ट रेड है और जीनू ने कहा था कि सीरियस वाली डंजन में ये उसकी पहली रेड है। तुम दोनों को मेरे पर भरोसा रखना चाहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर कुछ होना होता तो हो चुका होता क्योंकि हम लोग कितनी ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। वो स्पाइडर मॉन्स्टर अभी तक नहीं जगा और मुझे अपने बाकी के हंटर दोस्तों से बात करनी है। बाकी हंटर्स भी दोनों से कहते हैं हमें स्मोक करना है, इसलिए हम बॉस के रूम से बाहर जा रहे हैं। तुम लोग यहीं पर रुको। बॉस अपने बाकी के सारे मेंबर्स को लेकर उस गेट से बाहर निकल जाता है। जीनू कहता है ये एक रूल है कि सीरियस की डंजन में तुम लोग सिर्फ 10 लोगों को लेकर जा सकते हो। अगर तुम्हारे पास 10 लोग नहीं तो तुम लोग सीरियस की डंजन में एंटर नहीं कर सकते। डांसो के पास अपने 8 मेंबर्स हैं जबकि मैं और जीनू हम दोनों एक्स्ट्रा हैं। जैसे डांसो अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है वो अपने दोस्त से कहता है रूम के एंट्रेंस को ब्लॉक कर दो। वो अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए दरवाजे के एंट्रेंस को बंद कर देती है जिससे जीनू और जीनू दोनों ही बॉस के साथ कमरे के अंदर बंद हो जाती है। जैसे दरवाजा ब्लॉक होता है जीनू कहता है तो अब मुझे समझ आई कि मेरा सिस्टम मुझे बार-बार ये क्यों कह रहा था कि चिपली से सावधान रहना। वो चिपली कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि ये हंटर्स थे। कुछ ऐसा पहले जीनू एक साथी के साथ डंजन के अंदर गया था जहाँ पर उस शख्स ने जीनू को इस बारे में बताया था। बहुत दफा ऐसे होता है कि कुछ हंटर चिपलियों की तरह के होते हैं क्योंकि डंजन के अंदर एक्सीडेंट्स होते रहती है। अगर कोई हंटर डंजन के अंदर मर जाता है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स होते हैं और हम लोगों का काम बहुत सा खतरनाक है। कोई भी किसी पर ब्लेम नहीं डाल सकता। बाहर जाकर उन्हें सिर्फ इतना कहना है कि मॉन्स्टर्स के हाथों हमारा एक साथी मारा गया। हंटर्स को कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें आसानी से फेंका जा सकता है ताकि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा न दिया जाए। कुछ बहुत ही लालची हंटर्स ऐसा करते हैं अपने कमजोर साथी को डंजन के अंदर ही मारकर फेंक देते हैं ताकि उनके हिस्से को हड़प किया जा सके, बिल्कुल एक चिपली की तरह। जैसे उसके तेल को काट लिया जाए तो फिर से उगाती है। जीनू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जीनू से कहता है अब हम लोग क्या करेंगे? उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया है। उन लोगों को भी माना क्रिस्टल्स के लिए मारना चाहते हैं, हम दोनों को मारना चाहती है। जीनू सोच रहा होता है अब मैं इन लोगों को रोक भी नहीं सकता क्योंकि हम पहले ही उनके जाल में फंस चुके हैं और अगर मैं उनको रोकने की कोशिश भी करता हूँ और हम दोनों इस रस्सी को खोलकर बाहर निकल भी जाती है तो वो लोग बाहर वाले इंतजार कर रहे होंगे, वो कभी भी हमें बाहर नहीं जाने देंगे। जीनू आगे बढ़ता है दरवाजे के पास जाकर देखता है और कहता है यहाँ पर तो पत्थरों से रास्ता ब्लॉक हो गया है लेकिन मैं पत्थरों को हटा सकता हूँ। असल मसला ये नहीं है, असल मसला तो वो स्पाइडर मॉन्स्टर है जो कि ब्लास्ट की वजह से जाग गया है। और उसी वक्त दिखाती है वो स्पाइडर मॉन्स्टर भी उनकी तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। डंजन के बाहर का सीन दिखाती है। डांसो अपने साथियों के साथ डंजन से बाहर निकल आता है। उसके साथियों से कहती है हमने सारे रास्ते को याद कर लिया है, हमारे लिए वापस जाकर माना क्रिस्टल को लाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक अंदर डांसो से कहता है लेकिन हमें तो दोनों को वहीं पर मार देना चाहिए था और माना क्रिस्टल लेकर यहाँ पर आ जाते। डांसो से कहता है क्या तुम कोई बेवकूफ हो? अगर हम दोनों को वहीं पर मारने की कोशिश करते तो वहाँ पर बहुत सारा शोर होता जिसकी वजह से स्पाइडर टीम में जा जाता और हम लोग वहाँ से माना क्रिस्टल नहीं निकाल पाते। ई रैंक के
हंटर और डी रैंक के हंटर जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वो दोनों मिलकर भी उस बॉस को नहीं हरा पाएंगे और जब वो स्पाइडर डीमन उन दोनों को खा जाएगा तो वो वापस नींद में चला जाएगा और उसके बाद हम सब लोग डंजी में वापस जाएंगे और जाकर सारे माना क्रिस्टल्स को निकाल लाएंगे और अगर वो बॉस उन दोनों को खाने के बाद सोता नहीं है तो हम लोग वापस जाएंगे और स्पाइडर डीमन को मारने के बाद जितने माना क्रिस्टल्स मिलेंगे वो सारे माना क्रिस्टल ले आएंगे। इसके अलावा स्वेटी जीरो ने अपनी बॉडी में बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स पहने हुए थे। माना क्रिस्टल से ज्यादा महंगे तो उसके इक्विपमेंट्स बिक जाएंगे। हम लोग उसे इक्विपमेंट्स से साथ ले आएंगे इसलिए हमें तो फायदा ही फायदा है और साथ ही रंसू अपना भाई काका रहता है। चलो उसके बारे में रिसर्च करते हैं वो किसका बेटा है। आइए हम लोग उसके फ्यूचर पर तो जा सकते हैं और यहीं पर प्यार जाता है और इंटरनेट पर जीरो के बारे में रिसर्च करता है। जीरो रंसू से कहता है एंट्रेंस को बंद करने के लिए हमने काफी बार धमाका किया था। मुझे लगता है कि बॉस जा गया होगा। रंसू से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम बॉस को हरा सकते हो। जीवन से कहता नहीं मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। रंसू से कहता है मुझे भी नहीं लगता कि मैं भी इस बॉस को हरा सकता हूं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि दो लो रैंक के हंटर इस डंजन में से जिंदा बाहर निकल सकते हैं। बॉस का सामना करने के बाद डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं। जीरो के सामने खड़ा हो जाता है उसे कहता है तुम मेरे पीछे रहना मैं कुछ सोचता हूँ। जबकि जीरो स्पाइडर मॉन्स्टर की तरफ देखकर ये सोच रहा होता है इसकी तो बहुत सारी आंखें हैं जबकि बहुत बड़ी बड़ी टांगे हैं। इसकी पावर लेवल तो बहुत ज्यादा है लेकिन साथ ही उसे स्टैचू मॉन्स्टर की याद आती है और वो आगे बढ़ जाता है कहता है जो भी हो ये स्टैचू मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं। जीरो से कहता है पीछे रहना मैं इसको संभालता हूँ और अपना डैगर निकाल लेता है। जीरो से पूछता है आगे तुम क्या करने वाले हो। जीरो से कहता है कि मैं इसे मारने वाला हूँ। जीरो उसकी बात सुनकर परेशान हो जाता है कहता है लेकिन तुम तो एक लो रैंक के हंटर हो तुम इस मॉन्स्टर को कैसे मार सकते हो। कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तुम एक ई रैंक के हंटर हो। अगर तुम बी रैंक के हंटर भी होते तो अभी तुम्हें सी रैंक के बॉस को हराने के लिए बहुत सारे हंटर्स की जरूरत पड़ती। तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। हमें यहाँ से भागने का सोचना चाहिए। जीरो कहता है जीरो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अभी डबल वेटने के बाद भी मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। मैं इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। लेकिन बेबी मुझे यहाँ पर प्रेशर महसूस नहीं हो रहा। मुझे सारा भी डर नहीं लग रहा। इंस्टेंट डंजन के अंदर जिस बड़े से सांप का मैंने मुकाबला किया था वो शायद ई रैंक का बॉस था और उसके बाद डंजन से बाहर आने के बाद वो स्टोन मॉन्स्टर जो शहर पर हमला कर रहा था वो शायद डी रैंक का बॉस था। उन दोनों के मुकाबले में स्पाइडर मॉन्स्टर की पावर तो बहुत ज्यादा है। उससे स्पाइडर मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और जीरो पर अटैक करता है। जीरो भी अपने ब्लेड की मदद से उस पर अटैक करता है। जीरो कहता है ये ब्लेड तो बहुत ही अच्छा है। पहले वाले तलवार के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा। फिर जीरो और स्पाइडर मॉन्स्टर फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं जबकि जीरो दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है आगे ये कैसे हो सकता है। ये ई रैंक का हंटर नहीं हो सकता। जीरो स्पाइडर मॉन्स्टर की टांगों पर अपने डैगर से अटैक करता है लेकिन उसकी सींग बहुत ज्यादा मोटी होती है। जीरो कहता है इसकी सींग तो बहुत ज्यादा हार्ड है। मुझे बहुत ज्यादा डीप अटैक करना होगा ताकि मेरा डैगर इसकी सींग के अंदर दन सके। ये तो मुझे कोई ब्लाइंड स्पॉट्स भी नहीं देगा। इसकी 8 टांगें हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये तो डंजन के फर्श को भी तोड़ता जा रहा है। इसका हर अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे इसके पैरों के अटैक से बचते हुए इसका पहुंचना होगा। जीरो उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है कहता है ये ई रैंक का हंटर हो ही नहीं सकता। ये ई रैंक का हंटर कैसे हो सकता है। लेकिन इसे हंटर गिल्ड में अपनी जो फॉर्म करवाए थे उसने इसे बताया कि ये ई रैंक हंटर है लेकिन इसकी मूवमेंट्स तो बहुत ज्यादा फास्ट है। एक ई रैंक का हंटर इतना ज्यादा फास्ट और पावरफुल नहीं हो सकता। कहीं एक फॉल्स एंकर तो नहीं और यहीं पर फॉल्स एंकर की इंस्टिंक्ट आई जाती है। फॉल्स एंकर ऐसे हंटर होते हैं जो कि अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अपने रैंक्स को कम या ज्यादा शो कर सकते हैं। और ज्यादातर फॉल्स एंकर ऐसे ही होते हैं जिनका हंटर रैंक बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो अपने आप को लो रैंक का शो करवाते हैं। लेकिन मसला ये है कि ऐसे फॉल्स एंकर साइकोपैथ्स होते हैं जो कि किसी को भी मारना अपनी हॉबी समझते हैं। साइकोपैथ का सोचकर जीरो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जीरो वहीं जमीन पर गिर जाता है कहता है आखिर मैं इस डंजन में आया ही क्यों और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। जीरो उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है कहता है मैं काफी देर से इस बॉस के साथ फाइट कर रहा हूँ। शायद मुझे फाइट करते हुए 5 मिनट हो गए हैं नहीं 10 मिनट हो गए हैं। शायद इसी वजह से मेरा स्टैमिना लो होता जा रहा है लेकिन इस बॉस मॉन्स्टर को मैंने ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचाया। अगर इसी तरह मेरा स्टैमिना कम होता गया तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और मैं इस बॉस को हरा नहीं पाऊंगा। मुझे इस फाइट को ज्यादा लंबा नहीं खींचना होगा। मुझे जल्दी से फाइट को एंड करना है। अब मुझे अपनी डैगर की स्पेशल एबिलिटी को इस्तेमाल करना होगा। सन जीरो थोड़ा सा पीछे हटकर स्टैंस लेता है और कहता है इन मॉन्स्टर्स का सन का सबसे वीक पॉइंट होता है और सन के ऊपर की आंखें और भी ज्यादा वीक पॉइंट होते हैं। लेकिन जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है वो स्पाइडर अपने मुंह से तेजाब फेंकता है। जीरो जल्दी से जंप करते हुए उसके अटैक से बचा कहता है इसके पास भी अपना ट्रम्प कार्ड है ये तो ऐसे फेंक सकता है। अगर ये इसी तरह मेरे पर अटैक करता रहा मेरा स्टैमिना बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जीरो अपनी स्प्रिंट एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाता है और कहता है मुझे इसके बहुत ज्यादा करीब होना होगा। अपनी मूवमेंट्स को तेज करते हुए इस पर अटैक करना होगा। स्प्रिंट एबिलिटी को इस्तेमाल करने से उसकी स्पीड 30% बढ़ जाती है। जीरो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कहता है अचानक इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। जीरो बड़ी तेजी के साथ उस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर जाकर अटैक करता है और अपने डैगर के पैरालिसिस इफेक्ट को एक्टिवेट करता है। लेकिन वो स्पाइडर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से जीरो के डैगर का पैरालिसिस इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। जीरो कहता है मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा। वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाता है। जीरो कहता है ये तो पहले से भी ज्यादा तेज हो गया है लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका स्टैमिना खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये क्या करेगा। जीरो भागते हुए फिर से इस पर अटैक करता है लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर अपनी टांग से इस पर अटैक करता है जिसे वो दूर जाकर देता है। जीरो नीचे गिर जाता है जैसे स्पाइडर मॉन्स्टर अपनी टांग से अटैक करने लगता है। जीरो अपनी गेम के सिस्टम के अंदर जाता है और स्टेटस रिकवरी को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी सारी पावर वापस आ जाती है और वो जंप करता हुआ सीधा स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है और उसकी आंख में अपना डैगर मारता है। जीरो का डैगर उसकी आंख के अंदर धंस जाता है जिसकी वजह से पैरालिसिस इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और साथ ही उसका ब्लीड इफेक्ट शुरू हो जाता है। उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें से बताया जाता है कि दोनों इफेक्ट्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अब तुम्हारा दुश्मन हर सेकंड में 1% एनर्जी लूज करता जाएगा और साथ ही जीरो अपने डैगर से उस पर और भी ज्यादा अटैक करता है और थोड़ी देर के बाद उसके पास विंडो ओपन होती है जिसमें से कहा जाता है कि तुमने डंजन बॉस को मार दिया है। डंजन के बॉस को मारने के बाद उसके पास 3 विंडोज ओपन होती है जिसमें उसे 3 बार लेवल अप कहा जाता है। जीरो एक लंबा सांस लेकर कहता है चलो शुक्र है मैंने अपना डेली का रिवार्ड नहीं लिया था स्टेटस रिकवरी वाला। अगर मैं उसे पहले इस्तेमाल कर लेता तो पता नहीं यहाँ पर क्या होता। जीरो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कहता है आखिर इसने डंजन बॉस को कैसे हरा दिया वो भी अकेले। अब ये कैसे हो सकता है। जीरो कहता है वो ना हो ये वाकई में साइकोपैथ फास्ट रैंकर है। वो जीरो की तरफ देखा तो जीरो अपने डैगर की मदद से उस स्पाइडर मॉन्स्टर के अंदर से उसके मैजिकल कोर निकाल रहा होता है। स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने पर 10 मैजिकल कोर निकलते हैं। जीरो सारे क्रिस्टल को उठा लेता है और जैसे वहां जाने लगता है जीरो से कहता है सर मेरी बात सुनिए। जीरो ने वो बैग्स उठा लिए होते हैं और उसे कहता है सर अगर आप चाहें तो अपने सारे मैजिकल क्रिस्टल्स को इन बैग्स में भर सकते हैं। मैं आपके लिए सारे बैग्स उठाऊंगा। साथ ही वो बैग में से पानी की बोतल निकालते हुए कहता है सर आपको प्यास लगी होगी सर आप ये पानी पी लें। जीरो से देखकर हैरान हो जाता है कहता है अब इसको क्या हो गया ये जाने कैसे क्यों बिहेव कर रहा है। जीरो भागता हुआ जाता है माना क्रिस्टल को तोड़ना शुरू कर देता है और बैग में भरता हुआ कहता है अब जबकि हमारे पास सारे क्रिस्टल्स हैं हम इन सारे क्रिस्टल को बाहर ले जाएंगे। उसी वक्त डंजन के इंटरेस्ट पर फिर से धमाका होता है और इंटरेस्ट हो जाती है। रामसू और उसके सारे साथी वापस आ जाते हैं। वो लोग जैसे घायल होते हैं वो स्पाइडर मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये दोनों तो अभी तक जिंदा है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है और बॉस भी मर चुका है। क्या इन दोनों ने मिलकर बॉस को मार दिया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये बॉस फाइटर बहुत ज्यादा कमजोर था। और लोग जीरो की तरफ देखते हैं और कहते हैं उसके इक्विपमेंट्स काफी ज्यादा महंगे हैं और वो वैसे भी एक डी रैंक का हंटर है। हमें लगता है शायद इसीलिए बॉस को मारा होगा। रामसू भी जीरो की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है कि इसी ने बॉस को मारा है। मैंने तो इसे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। एक ई रैंकर जिसे सबसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता है वो इसकी क्या मदद कर सकता है। उसने इस मॉन्स्टर को नहीं मारा होगा। मुझे लगता है कि जीरो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके इक्विपमेंट्स में कौन सी एबिलिटीज है ये नहीं पता। इसलिए हम नहीं चाहते कि इसको अपना दुश्मन बना ले। फिलहाल हमारी बेहतरी इसी में है कि हम इसे अपने साथ मिला ले और जीरो को मार डाले। रामसू का साथी उसे कहता है अब हमें क्या करना होगा। रामसू से कहता है हमें उस डी रैंक के हंटर को अपने साथ मिलाना है ताकि वो दूसरे को मार डाले। रामसू जीरो से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च की है तुम्हारे इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा फ्लैशी थे इसलिए मैंने पता किया कि तुम कौन हो। तुम तो एक बहुत ही अमीर बाप की औलाद हो। जीरो से कहता है तो इस बात का इससे क्या ताल्लुक है। रामसू से कहता है मैंने तुम्हारे फादर के साथ बात की है इस बारे में इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। मैंने तुम्हारे फादर से कहा है कि हम लोग उसके बेटे को जरिए से जिंदा बाहर लाएंगे लेकिन एक शर्त है तुम्हें सन जीरो को मारना होगा। ये बात सुनते ही जीरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए मैं इसको कैसे मार सकता हूँ।
डांसुक उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, जीनू को मारो और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर ले जाएंगे। अगर तुम इसे यहाँ पर नहीं मारोगे तो हम तुम दोनों को यहीं पर मार देंगे। आए तुम घबरा किस बात से रहे हो, यहाँ पर कोई भी नहीं देखने वाला। अगर तुम इसको मार देते हो तो बाहर जाकर तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा। कहीं तुम सिर्फ एक ईरे के हंटर से डर तो नहीं रहे, जल्दी करो इसे मार डालो। जीनू की तरफ देखकर कहता है सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। जीनू से कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमेशा ताकतवर के सामने कमजोर को ही झुकना पड़ता है और मैं यहाँ पर सबसे कमजोर हूँ, तो आगे पर मुझे ही धोखा दिया जाएगा। जीनू की बात सुनकर जीनू अपने पेड़ सुना लेता है और अपनी तलवार लेकर जीनू के सामने खड़ा हो जाता है और डांसुक से कहता है मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। डांसुक से कहता है कि बच्चे तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें इसकी साइड नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें हमारी साइड पर होना चाहिए, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर लेकर जाएंगे। डांसुक का मैजिशियन दोस्त से कहता है अब हमें क्या करना होगा। डांसुक से कहता है अब ये बात की नाक को मारना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, पहले इस ईरे के हंटर को मार डालो, उसके बाद देखते हैं इसका क्या करना है। डांसुक अपनी तलवार निकाल लेता है और दोनों से कहता है क्या तुम दोनों ने आज से पहले कभी किसी इंसान को मारा है। उसी वक्त जीनू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसे एक इमरजेंसी क्वेस्ट दी जाती है और इस क्वेस्ट के रूल भी वैसे ही होते हैं। अगर वो अपनी क्वेस्ट को पूरा नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी दी जाएगी और उसे उस पेनल्टी को पूरा करना होगा और उसकी इमरजेंसी क्वेस्ट ये होती है कि उसे 8 दुश्मनों को मारना है। जीनू से देखकर बोसना हैरान हो जाता है, कहता है आगे सिस्टम के जाने से ऐसा क्यों कह रहा है। डांसुक का मैजिशियन दोस्त आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जीनू पीछे की तरफ गिर जाता है। डांसुक जीनू से कहता है अब उसकी फिक्र करना छोड़ो, वो मर चुका है, तुम हमारी साइड पर आ जाओ, अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है। जीनू की बात सुनकर रोना शुरू कर देता है, कहता है तुम सब लोग काफी हो। जबकि जीनू पीछे दीवार के साथ जाकर गिरता है, कहता है आखिर मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि डंजन के अंदर सिर्फ वही कामयाब होती है जो ज्यादा पावरफुल है, हमेशा कमजोर को धोखा दिया जाता है। मैं इस बात को कैसे भूल गया, मैं हमेशा से गलत सोच रहा था। कितनी बार डंजन के अंदर जाते हुए मरते मरते बचा हूं, हर बार अपनी बॉडी को हील करने के बाद फिर से डंजन के अंदर चला जाता। इस वक्त मेरा सिस्टम मुझे कह रहा है कि सामने 8 लोगों को मार डालो जो कि मेरे दुश्मन है, क्योंकि वो सारे मेरी जान लेना चाहते हैं। अगर मैं इस क्वेस्ट को पूरा नहीं करता तो मेरी पेनल्टी डेथ होगी, क्योंकि मेरा हार्ट रुक जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो मैं इन 8 को मार डालूं या फिर खुद मर जाऊं। फिर जीनू अपना फैसला कर लेता है और कहता है मुझे इन 8 को मारना होगा और वो उठकर खड़ा हो जाता है। जीनू कहता है मैं इस सिस्टम से स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा, बल्कि ये सिस्टम मुझे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अब ये बात बहुत ज्यादा वाज़ेह हो चुकी है कि ये सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने फायदे के लिए। फिर जीनू उन सबको मारने के लिए उन सबके सामने खड़ा हो जाता है। डांसुक के साथी से मारने के बाद उससे पूछ जाता है, कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है कि सिस्टम मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो बातें करते हुए आगे की तरफ आ रहा होता है। डांसुक के साथी से कहते हैं डांसुक जी तो बच गया, तो ग्यूवान से कहते हैं तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कम हो गई है, तुम तो एक ईरेन के हंटर को भी नहीं मार सकते। डांसुक ग्यूवान से कहता है तुम्हें इस बात को सीरियस लेना होगा, मैं चाहता हूँ कि इसे मार डालो। ग्यूवान से कहता है लेकिन मैंने तो सीरियस अटैक किया था, मैंने अपनी सारी पावर लगा दी और मुझे नहीं पता कि ये अभी तक जिंदा कैसे है, मैंने तो अपनी काफी सारी मैजिकल पावर्स लगाई थी, हो सकता है मैं शरण क्यों क्या हूँ। जीनू चलता हुआ उनकी तरफ जा रहा होता है, उनसे कहता है तुम लोगों ने एक इंसान की जिंदगी के साथ खेला है, अब तुम्हें क्या लगता है क्या तुम लोग इसकी कंसीक्वेंसेस को बर्दाश्त करने के लिए रेडी हो। डांसुक का एक साथी कहता है आगे कमीना क्या कह रहा है। जीनू से कहता है मैंने कहा कि अगर तुम लोग हंटर हो तो तुम्हें डंजन के अंदर तैयार रहना चाहिए कभी भी शिकार होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शिकारी किसी वक्त भी शिकार बन सकता है। डांसुक का एक साथी से कहता है वो सब लोग रहने दे, मैं इसे जाकर देखता हूँ और वो आगे बढ़ता है। वो अंडर सीधा आगे चला जाता है और जीनू के कंधे पर अपना बाजू रखते हुए कहता है बच्चे मुझे लगता है शायद तुम अपनी सिचुएशन को समझ नहीं गए। लेकिन साथ ही जीनू अपना हंजर निकालता है और उसके गर्दन पर रख लेता है और उसे नीचे की तरफ खींचते हुए उस बेचारे का गला काट देता है। डांसुक भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही जीनू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें से बताया जाता है कि तुमने एक एनिमी को मार दिया है, तुम्हारे पास सिर्फ 7 टारगेट रह गए हैं। और डांसुक के सारे साथी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं आज इस लड़के के पास ये डैगर कहां से आया, इसकी हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, इसने एक हंटर को मार डाला। डांसुक से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है मेरा साथी एक ईरेन का हंटर था, चाहे कितना भी अनगार्डेड क्यों ना हो, ये इसे एक ही बार में नहीं मार सकता, ये तो सिर्फ एक ईरेन का कमजोर हंटर है। जीनू एक हंटर को मारने के बाद कहता है मैंने एक इंसान को मार डाला, चाहे मैं इसका ब्लेम इस सिस्टम पर डालने की कोशिश भी करूं लेकिन इसका फैक्ट नहीं बदलेगा कि मैंने एक इंसान को मारा है। लेकिन ये बात भी सच्ची है कि अगर मैं उसको नहीं मारता तो मैं मर जाता। यहाँ पर मारो या मरो की सिचुएशन है, अगर मैं कमजोर हूँ तो मेरे सामने हमेशा ऐसी सिचुएशन आएगी, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। डांसुक अपने दोस्तों से कहता है मुझे नहीं लगता कि इसने ये कैसे किया, लेकिन अपने बाहर डाउन मत करना, बहुत ही एहतियात के साथ आगे बढ़ो। और साथ ही वो ग्यूवान से कहता है अपनी मैजिकल पावर से इस पर फिर से अटैक करो। ग्यूवान अपने हाथों पर एक फायरबॉल बनाता है और फुल पावर के साथ जीनू की तरफ देखता है, लेकिन जीनू तेजी के साथ उसके फायरबॉल को डैश करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ को काट देता है। न सिर्फ उसके हाथ को बल्कि उसकी पूरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। डांसुक अब ये देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। डांसुक के बाकी हंटर दोस्त भी भागते हुए जीनू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जीनू के अटैक से बचते हुए उनमें से एक को मार देता है। दूसरे वाला कहता है आगे इतना बॉस कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ एक ईरेन का हंटर है, मेरे अटैक से बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहे। जीनू हंटर के ऊपर अपने डायरेक्टली पैर से इफेक्ट एक्टिवेट करता है जिससे उसकी बॉडी मूव करना छोड़ देती है। वो एक बार चलना शुरू कर देता है, कहता है मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, जबकि बाकी के बच्चे हंटर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। जीनू बाकी के हंटर्स के ऊपर भी अपने हंटर के पैर से इफेक्ट को एक्टिवेट करता है और साथ ही ब्लेड इफेक्ट को एक्टिवेट करते हुए उनकी पूरी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो सारे चाकर यही कह रहे होते हैं आगे है कौन, ये ईरेन का हंटर नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जीनू डांसुक के अलावा बाकी के सारे 7 मेंबर्स को मार देता है। डांसुक से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है इसने तो सिर्फ चंद सेकंड में मेरे 7 डंडे के साथियों को मार दिया और वो सारे के सारे ईरेन के हंटर से। डांसुक जीनू से कहता है तुमने अपने स्किल्स मुझसे छुपा कर रखे, तुमने कहा कि तुम एक ईरेन के हंटर हो, क्या तुमने इस डंडे के बॉस को मारा है। डांसुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे कहता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सारे ईरेन के हंटर्स एक ही लेवल पर नहीं होते, मेरी पावर इनसे बहुत ज्यादा है। और साथ ही अपनी पावर को रिलीज करते हुए जीनू पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। डांसुक कहता है चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, डंजन बॉस को हराने के बाद और मेरे 7 साथियों को मारने के बाद ये बहुत ज्यादा थक चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि अब मेरा सामना कर पाएगा। डांसुक अपनी शील्ड को सामने की तरफ करते हुए जीनू की तरफ आगे बढ़ता है, कहता है ये अपने छोटे से हंटर के साथ मेरी शील्ड को नहीं तोड़ पाएगा, इसकी स्पीड के साथ अगर ये मेरी शील्ड के साथ टकराएगा तो इसकी बॉडी बहुत ज्यादा जल्दी आ जाएगी। वैसे भी अपनी फाइट से थक चुका है, लेकिन जैसे डांसुक जीनू के थोड़ा सा करीब पहुंचता है जीनू उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए उसे रोक लेता है और डांसुक से कहता है लेकिन डांसुक तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में एक बात नहीं पता, तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद हर बार मेरी पावर लेवल अप हो जाती है। और साथ ही वो उसको चेहरे से पकड़ते हुए जमीन में दंसा देता है। डांसुक बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है अब ये भी यहाँ पर क्या हुआ, मैं तो इसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, क्या इसने मुझे थप्पड़ मारकर जमीन में गिरा दिया। डांसुक फिर से अंदर बैठ जाता है, कहता है ये ईरेन का हंटर हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है शायद एक पास हैकर है। डांसुक रोना शुरू कर देता है, उसे कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा, इस जल्दी में जितने भी माना क्रिस्टल्स हैं तुम वो सारे रख सकते हो, इसके अलावा हमारे सारे मैजिकल क्रिस्टल भी तुम रख सकते हो, बस मुझे छोड़ दो। जीनू डांसुक से कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, एक ऐसे इंसान से माफी की भीख मांग रहे हो जिसे तुमने 3 बार मारने की कोशिश की। डांसुक चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारकर बच जाओगे। जीनू से कहता है ये तो तुमने कहा था कि डंजन के अंदर जो कुछ भी होता है भाई वाले को नहीं पता चलता कि यहाँ पर किसके साथ क्या हादसा हुआ। डांसुक चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई कौन है, लेकिन साथ ही जीनू अपने हंसे को घुमाते हुए उसकी गर्दन काट देता है और उसकी पूरी बात नहीं सुनता। डांसुक को मारने के बाद जीनू अपने कपड़ों की तरफ देखता है, कहता है मेरे कपड़े तो सारे गंदे हो गए, इनका ब्लड लग गया है और साथ में इनका साइज भी छोटा होता जा रहा है, मेरी बॉडी दिन ब दिन ग्रो कर रही है। जीनू की तरफ देखता है तो वो दूर बैठा उल्टी कर रहा होता है। जीनू के पास आता है, उसे कहता है डंजन का बॉस मर चुका है और डंजन का गेट क्लोज होने वाला है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसी के साथ जीनू के पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें से कहा जाता है कि तुम्हें इमरजेंसी क्वेस्ट को पूरा
लिया है जिसमें उसे 3 रिकॉर्ड मिलते हैं, एक स्टेटस रिकवरी का, दूसरा उसे एक स्पेशल स्किल मिलता है जो कि ब्लड लॉस का होता है और साथ ही उसे तीसरे नंबर पर 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। ब्लड लॉस स्किल के बारे में बताया जाता है। इस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद जिस भी टारगेट को तुम चूज करोगे वो 1 मिनट के लिए तुम्हारे होम पर डाल में मुक्ता हो जाएगा। इसके लिए तुम एक से ज्यादा टारगेट्स को भी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट इन अमेरिका का होता है डांसू का भाई डांसू, जो कि सो रहा होता है। वो अपने बिस्तर से उठता है और कहता है आगे मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए, लगता है शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। इस वक्त कोरियन पता नहीं क्या टाइम हुआ होगा। ये एक और सीन दिखाते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का होता है। रंजन जूची अपने कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं। उसी वक्त उनका असिस्टेंट से कहता है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रंजन से कहते हैं तुम्हें किस बारे में बात करनी है। असिस्टेंट से कहता है एक सीरियल की डंजन के अंदर 8 लोग मारे गए, उनमें से जो 2 लोग बचे हैं उनमें से एक डी रैंक का हंटर और एक ई रैंक का हंटर है। रंजन जूची से कहते हैं जैसे कि तुमने बताया कि वो दोनों ही 2 रैंक के हंटर थे, मुझे लगता है कि वो दोनों वहां से भाग आए होंगे, इसीलिए दोनों बच गए। असिस्टेंट से कहता है नहीं वो दोनों भागे नहीं बल्कि उन्होंने रंजन को क्लियर किया और वहां से बहुत सारे माना क्रिस्टल और मैजिक क्रिस्टल लेकर आए। असिस्टेंट रंजन से कहता है जूची के पास बहुत ही आला पार्टी के इक्विपमेंट्स थे और वो वैसे भी डी रैंक का हंटर है, मुझे लगता है कि रंजन के बॉस को उसने हराया होगा। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, 8 लोग जो कि सी रैंक के थे वो उस रंजन में कैसे मारे गए, वो बॉस में इतना पावरफुल नहीं था। रंजन जूची से कहते हैं चलो भी अब बात करो, मेरा टाइम जाया कर रहे हो, अगर कोई ऐसी बात है जो कि तुम्हें सस्पिशियस लग रही है तो वो बताओ। ऐसा तो नॉर्मल होता रहता है। रंजन के अंदर बहुत सारे हंटर्स मारे जाते हैं और लो रैंक के हंटर्स अपनी जान बचाकर वहां से भाग आते हैं और सारा क्रेडिट ले लेते हैं। असिस्टेंट से कहता है जो हैरान करने वाली बात है वो मैंने आपको बताई नहीं, जो ई रैंक का हंटर वहां से बचकर वापस आया है उसका नाम संजीव है। ये वही ई रैंक का हंटर है जिसको उस रंजन से जिंदा बाहर निकाला गया था। रंजन से कहते हैं तुम्हारा उस पर शक जायज है लेकिन वो एक रेगुलर नहीं है, हमने उसे माना क्रिस्टल के साथ रखा था, उसकी पावर लेवल तो सिर्फ 10 पॉइंट का थी और हमारा माना क्रिस्टल बहुत ज्यादा परफेक्ट है, वो एक ए रैंक के मॉन्स्टर से हासिल किया गया है और वैसे भी डबल रेटिंग हर किसी हंटर को नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें उस पर शक करने की जरूरत नहीं, उसकी ज्यादा छानबीन करने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट से कहता है मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि हमें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन असल मसला ये नहीं है, असल मसला तो ये है कि उस रैंक के अंदर एक हंटर मारा गया जिसका छोटा भाई अमेरिका में है। रंजन उसकी बात सुनकर कहते हैं कहीं तुम डांसू की बात तो नहीं कर रहे क्योंकि अमेरिका में एक एस रैंक का हंटर है, अगर ऐसी बात है उसका भाई यहाँ पर मारा गया है तो फिर तो हम इस मसले को इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसकी छानबीन करना ही होगी। नेक्स्ट जिमो के घर का होता है। जिमो अपनी बहन के लिए चिकन विंग्स लेकर आता है, मुझे देखकर बोलता मुझे लगता कहती है क्या कुछ अच्छा हुआ है, वो मेरे लिए चिकन विंग्स क्यों लेकर आए हो। जिमो से कहता है मुझे नहीं पता कुछ अच्छा है या बुरा है। जिमो अल्कोहल वाली ड्रिंक पी रहा होता है और कहता है मैं ड्रंक होना चाहता हूँ लेकिन मुझे फील नहीं हो रहा और साथ ही उसके पास एक विंडो ओपन होती है उसे कहती है कि तुमने कुछ ऐसा सब्सटेंस पी लिया है जो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसलिए हमने उस पॉइजन के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया है। जिमो कहता है अपने सिस्टम की वजह से अब मैं तो अल्कोहल भी नहीं पी सकता, मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी नशा या फिर जहर काम नहीं करेगा। और यही बात जिमो पहली बार में बताता है कि उसके सिस्टम ने उसे क्या कहा था जब उसे पहली बार से बताया था कि वो प्लेयर बनने वाला है। उसी वक्त उसके पास एक विंडो ओपन हुई थी लेकिन उसे उससे बाद में पड़ा था, उस विंडो में लिखा गया था कि कंडारू की ब्लेसिंग तुम पर है, एक ऐसा स्पेल कास्टर जिसने तुम्हारे ऊपर एक स्पेल कास्ट किया है, कंडारू की ब्लेसिंग की वजह से अब हमेशा तुम स्ट्रांग बनते जाओगे और पूरी जिंदगी तुम सिर्फ हेल्दी रहोगे, कोई भी पॉइजन तुम पर काम नहीं करेगा। जिमो अपने पैर की तरफ देखकर कहता है रंजन ने मेरा पैर काट दिया था लेकिन इसी सिस्टम की वजह से मेरा पाँव मुझे वापस मिल गया। जिमो कहता है क्या वाकई मेरी बॉडी पर कोई भी पॉइजन काम नहीं करेगा। वो अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। जिमो अपने कमरे में जाते ही अपने पास से क्वेश्चन वाली थैली निकालता है, इसके अंदर रासापा का जहर होता है, वो जहर को जल्दी से पी जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मेरी बॉडी जहर को भी हैंडल कर लेगी। उसी वक्त उसका सिस्टम से बताता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक जहर चला गया है, हमने उसे नलीफाई कर दिया है। ये देखकर जिमो कहता है ये तो वाकई में काम करता है, मेरी बॉडी पर कोई भी पॉइजन काम नहीं करता। उसी वक्त उसकी छोटी बहन अंदर आती है और उसे कहती है क्या तुम किसी जिमो को जानते हो, तुम्हारे भाई को कॉल कर रहा है, तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट सीन कैफे पेन का होता है। जिमो से मिलने के लिए कैफे पेन पर जाता है। जिमो वहां पर पहले से मौजूद होता है, वो जिमो को देखते कहता है सर यहाँ पर आ जाए, मैंने आपके लिए सीट बुक करवाई है। जिमो से कहता है तुमने मेरा नंबर कहां से ढूंढा। जिमो से कहता है ये मेरे कुछ कनेक्शन है इसलिए आपका नंबर आसानी से मिल गया, क्या आप कॉपी किएंगे। जिमो से कहता है नहीं काम की बात करो, मुझे नहीं लगा कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। जिमो से कहता है मुझे तो आपसे मिलना ही था, आपने मेरी जान बचाई है। जिमो से कहता है तुमने अपने सारे माना क्रिस्टल्स और अपने मैजिक क्रिस्टल मुझे दे दिए थे जिनसे मैंने 1 मिलियन 8,000 कमाए और दूसरी बात तुमने भाई आकर किसी को मेरे बारे में नहीं बताया, तुम 8 लोगों को मैंने मारा था। जिमो से कहता है वो सब लोग हमें मारना चाहते थे, अगर हम लोग उन्हें नहीं मारते तो हमें मार देते, आपने बिल्कुल ठीक किया, वैसे भी हम लोग हंटर्स हैं, हमारा सामने ऐसी मुश्किल से होता रहता है। साथ ही जिमो ये सोच रहा होता है ये लड़का एक फॉल्स एंकर है, मुझे इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना क्योंकि ये लोग साइकोपैथ्स होते हैं, किसी वक्त मुझे मार सकता है लेकिन मुझे अपने काम के लिए इसके पास आना पड़ा। सब जिमो से कहता है तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जल्दी से अपना काम बताओ। जिमो से कहता है मैं अपनी एक पर्सनल अटैक फोर्स बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें शामिल हो जाए, हम लोग रंजन में जाकर रेस किया करेंगे। जिमो साथ ही से मना कर देता है। जिमो से कहता है लेकिन मैंने तो अपनी पूरी बात कही नहीं और यही वाली मैं अपनी एक पर्सनल अटैक फोर्स बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फोर्स को ज्वाइन करो। जिमो से कहता है नहीं, जिमो साथ खड़ा हो जाता है, वहां से जाने लगता है। जिमो से कहता है मैं यहाँ पर सुनने के लिए आया था कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारी पर्सनल अटैक फोर्स को ज्वाइन करने का। जिमो से कहता है तुम्हें बस मेरे साथ 20 बार जाना है रंजन के अंदर, प्लीज मेरा ही काम कर दो, मोचों को मारने पर हमें जो कुछ भी मिलेगा मैं उसमें से तुम्हें तुम्हारा शेयर लाजमी दिया करूंगा। जिमो से कहता है लास्ट टाइम तुम्हें जरा भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तुम्हें पता होना चाहिए कि रंजन के अंदर हम सिर्फ मोचों को नहीं मारते बल्कि वास्तव में हंटर्स को भी मारना पड़ता है। ये तुम जैसे अभी बच्चों के खेलने की कोई स्पोर्ट्स नहीं है, मुझे तो लगा था कि इतने सारे हंटर्स को अपने सामने मरता हुआ देखकर तुम तुम्हारा रंजन में जाने से भी डरोगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे या फिर तुम एक गेम मास्टर बनना चाहती हो। जिमो से कहता है हाँ मैं गेम मास्टर बनना चाहता हूँ और साथ ही शुरू कर देता है। जिमो से कहता है प्लीज मेरी पूरी बात सुन लो। जिमो से कहता है मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं गेम मास्टर बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे लाइसेंस रिसीव करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। वैसे तो कोई भी हंटर इस लाइसेंस को रिसीव कर सकता है लेकिन लाइसेंस के लिए एक शर्त है कि जिस हंटर को लाइसेंस इशू किया जाएगा वो 20 बार रंजन के अंदर जाना चाहिए। एक बार मैं तुम्हारे साथ रंजन में जाकर आ चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ 19 बार रंजन में जाना है, फिर मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। हाँ उसके लिए मुझे रिटन टेस्ट भी देना होगा लेकिन मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा तेज है, मैं रिटन टेस्ट पास कर लूंगा, मैं पूरी तरह श्योर हूँ। जिमो से कहता है मैंने सुना है कि तुम एक बहुत बड़े बाप की औलाद हो जो कि एक आर्किटेक्चर बिजनेस का मालिक है। जिमो से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ अपनी कंपनी को हासिल करने के लिए और ये मेरे डैड के ऑर्डर्स है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं हंटर गिल्ड क्रिएट करूँ जिससे हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही जिमो कहता है रंजन बहुत ज्यादा डेंजर जगह होती है लेकिन रंजन के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर निकलता है जिससे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ मैजिक और क्रिस्टल और माना क्रिस्टल ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को हम रेटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रंजन में हर चीज हमारी दुनिया में इस्तेमाल हो सकती है, इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी कंपनियों की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी गिल्ड क्रिएट करे ताकि रंजन से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। जिमो से कहता है मेरे डैड का इरादा है कि वो एक एसएम के हंटर को अपनी गिल्ड का मास्टर बनाएंगे और मेरा बड़ा भाई इस गिल्ड का वाइस मास्टर होगा। जिमो से कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त पूरे कोरिया में सिर्फ 9 ही एसएम के हंटर्स हैं, जिनमें से 8 तो गिल्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ एक ही एसएम का हंटर बचता है जिसका नाम मीन है लेकिन वो तो रिटायर हो चुका है। तुमने कहा कि तुम्हारा भाई वाइस मास्टर बनना चाहता है लेकिन एक एसएम के हंटर और तुम्हारे भाई के दरमियान तो बहुत ज्यादा फर्क है। जिमो से कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन उसका रैंक
प्योर है, इसलिए तो हम उसको गेट का मास्टर नहीं बना सकते, इसलिए वो एक वाइस मास्टर बनेगा। जिन्हों से कहता है मुझे लगता है कि शायद तुम वाइस मास्टर बनना चाहती हो, इसलिए तुम डंजन के अंदर जाकर एक्सपीरियंस हासिल करना चाहती हो, ताकि उसके बाद तुम अपने फादर को बना सको, फिर तुम्हें वाइस मास्टर बना दे। जिन्हों से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी तुम एक पास एंकर हो और तुमने अपनी एबिलिटीज को दूसरे छुपा कर रखा है, अगर तुम्हें इसी तरह अपनी एबिलिटीज को छुपाते हुए डंजन के अंदर जाना है तो तुम्हें एक गिल्ड की जरूरत होगी। मैं तुम्हें अपने गिल्ड में शामिल करूंगा, जहां पर तुम ई रैंक की 100 बनकर डंजन के अंदर जा सकते हो। जिन्हों सोचता है किसी भी हाई रैंक की 100 के साथ डंजन के अंदर जाना 100 से हाई नहीं, मुझे सर के साथ ही जाना होगा। मुझे लगता है शायद इनका रैंक बी है या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। मैंने सी रैंक की डंजन के अंदर एक सी रैंक की बॉस को हराया था और साथ ही 8 सी रैंक की 100 को मारा भी था। अगर मैं दूसरे किसी 100 के साथ जाता हूं तो मुझे अपनी जान का डर रहेगा, लेकिन सर पर मैं भरोसा कर सकता हूं, इसलिए मुझे इनके साथ जाना है। जिन्हों से कहता है अगर मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। जिन्हों अपने पास से कुछ पेपर्स निकालता है और जिन्हों के सामने रखते हुए कहता है जरा इसे देखो। जिन्हों जैसे उसे देखता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। नेक्स्ट सुबह सुबह का होता है, जिन्हों एक्सरसाइज करने के लिए बाहर निकलता है तो उसकी बहन भी साथ आ जाती है। जिन्हों अपनी बहन से कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। जिन्हों से कहती है मैं भी तुम्हारी तरह एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, तुम तो देखो कितनी जल्दी एक्सरसाइज करके इतने लंबे हो गए हो। जिन्हों से कहता है अच्छा ठीक है पीछे मत रह जाना। फिर वो दोनों रनिंग शुरू करते हैं। भागते हुए जिन्हों अपनी बहन से कहता है अगर तुम्हें कहीं से अचानक 3 मिलियन वॉन मिल जाए तो तुम क्या करोगी। उसकी बहन से कहती है पता नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। जिन्हों से कहती है हो सकता है मैं अपने लिए बड़ा सा कार खरीदूं या फिर मैं बैंक में जमा करवा दूं। जिन्हों से कहता है और बाकी के पैसों का क्या करोगी। जिन्हों से कहती है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। जिन्हों से कहती है लेकिन तुमने 3 मिलियन का ही क्यों कहा, क्या कोई बात है जो तुम उसे करना चाहते हो। साथ ही जिन्हों एक से भागना शुरू कर देता है और उसे पीछे छोड़कर आगे चला जाता है। जिन्हों वहीं पर खड़ी हो जाती है और कहती है इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, एक 100 तो 100 ही है। भागते हुए जिन्हों कहता है जिन्होंने मुझे जो पेपर दिए थे उनके ऊपर 3 बिलियन लिखा हुआ था। जिन्हों एक बिल्डिंग बनाने वाला है जो कि उनके डेढ़ का ऑफिस होगा और वो बिल्डिंग की कॉस्ट 3 बिलियन वॉन होने वाली है। और जिन्हों ने कहा था इसकी प्राइस इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है। जिन्हों की बात सुनकर बहुत सा हैरान हो गया था क्योंकि 3 बिलियन वॉन की रकम जिन्हों के लिए बहुत ज्यादा है। जिन्हों से कहता है सिर्फ 19 बार डंडे के अंदर जाने के लिए तुम्हें इतना महंगा ऑफिस क्रिएट करने की क्या जरूरत है। जिन्हों से कहता है मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है तो तुम्हें गिल्ड का मास्टर बन जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा रकम तो मैं आसानी से कमा लूंगा। जिन्हों की बात सुनकर सोचना मजबूर हो जाता है। जिन्हों कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए। नॉर्मली मुझे इतने ज्यादा पैसे देकर मना नहीं करना चाहिए। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं एक बहुत ही यूनिक हंटर हूँ। अगर मैं एक रीरेगुलर भी हूँ फिर चाहे मैं एक रीरेगुलर ही क्यों ना हूँ, मैं एक स्पेशल रीरेगुलर हूँ। ऐसा कोई भी हंटर नहीं होगा जो कि मॉन्स्टर्स को मारने पर लेवल अप होता है। क्या पता शायद इसी तरह लेवल अप होते हुए मैं एक दिन एस रैंक तक पहुंच जाऊं या फिर एस रैंक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊं, फिर मैं भी 3 मिलियन आसानी से कमा सकता हूँ। जिन्हों से कहता है लेकिन मेरी शर्त है मैं तुम्हारे साथ डंजन के अंदर जाऊंगा। जिन्हों से कहता है मुझे अपनी शर्त बताओ, मैं तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करूंगा। जिन्हों से कहता है मेरी शर्त ये है कि डंजन के अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे, हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा। जिन्हों बहुत घबरा जाता है उसे कहता है हम लोग सी रैंक की डंजन में जाने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ हम दोनों मिलकर सी रैंक की डंजन को क्लियर कर सकते हैं। जिन्हों से कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ हम दोनों डंजन के अंदर जाएंगे। जिन्हों से कहता है कि सी रैंक की डंजन के अंदर दाखिल होने के लिए हमारे पास 10 लोग कम से कम होने चाहिए। जिन्हों से कहता है मुझे पता है कि 10 लोग होने चाहिए, लेकिन तुम भी पेपर फिल अप कर लेना। बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जो पैसे लेकर सिर्फ साइन कर देंगे और हम लोग अपने 10 लोगों को पूरे कर लेंगे, लेकिन वो सारे लोग हमारे साथ अंदर नहीं जाएंगे, अंदर सिर्फ हम दोनों जाएंगे। जिन्हों से कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिन्हों से कहता है अगर सिर्फ हम दोनों जाएंगे तो हमारी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। और एक और बात है इसके बारे में जरा गौर से सोचो, अगर हम दोनों 19 रेस को कंप्लीट कर लेते हैं, 19 बार डंजन में जाने के बाद जिंदा बाहर आ जाते हैं तो तुम अपने डैड को ये बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जिन्हों ये बहुत ज्यादा खुश करना कहता है हाँ ठीक है मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। चलो ठीक है मैं जाकर अपने बाकी 8 टीममेट्स का बंदोबस्त करता हूँ। फिर हमारा सीन में से पैसे में आ जाता है। जिन्हों अभी भी रनिंग कर रहा होता है। जिन्हों जल्दी से वहीं पर रुक जाता है, कहता है मैंने 10 किलोमीटर भागना था लेकिन मैंने 11 किलोमीटर भाग लिया क्योंकि मैं अपनी सोचों में घोटा से मुझे ध्यान देगा। साथियों पीछे अपनी सिस्टर की तरफ देखता कहता है अरे आपने जिन्हों कहा है। जिन्हों अपनी बेटों की तरफ देखता कहता है मैंने अपनी 10 किलोमीटर की दौड़ को कंप्लीट कर लिया है लेकिन मैं 11 किलोमीटर की शो कर रहा है। जिन्हों कहता है अच्छा ठीक है मुझे अभी भी अपनी बैंक का इंतजार करना है क्योंकि मैं बाकी की एक्सरसाइज भी कर लूं, क्या पता 100 से ज्यादा पुशअप चिन अप करने से मेरा लेवल अप हो जाए। फिर 20 मिनट तक वहीं पर एक्सरसाइज